मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी यूनिट थर्मोडायनामिक्स। पहले मैंने यूनिट सेकंड स्टार्ट करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि सेकंड और थर्ड यूनिट जो है वो दोनों इंटर रिलेटेड हैं आपस में। थर्मोडायनामिक्स बेस्ड है ना, और थर्मोडायनामिक्स आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या होता है थर्मोडायनामिक्स। बेटा जैसे कि हमें पता है थर्म का मतलब होता है हीट, और डायनामिक्स जो होता है वो मोशन के लिए यूज़ करते हैं हम। इट मीन्स थर्मोडायनामिक्स जो होगा वो क्या होगा, स्टडी ऑफ हीट इन मोशन। क्लियर। एक टाइम ऐसा होता था जब थर्मोडायनामिक्स को माना जाता था कि ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क या फिर वाइस वर्सा इसके लिए यूज़ होता है। लेकिन आज के टाइम पे इस ब्रांच को हम मानते हैं कि डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड वाइस वर्सा। क्लियर। और ये जो थर्मोडायनामिक्स है, इट डिस्क्राइब दिस ट्रांसफॉर्मेशन क्वांटिटेटिवली एंड इज बेस्ड ऑन 3 एम्पिरिकल डिराइव्ड लॉज, जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। और ये 3 लॉज कौन कौन से हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर। नाउ एक और चीज़ जो थर्मोडायनेमिक होता है बेटा, वो डील्स ओनली विद द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा, ठीक है ना। इट डज नॉट मेक एनी रेफरेंस टू देयर इंटरनल और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे से ही डील करेगा। क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है बेटा, ये तो हमें पता ही है, लेकिन थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम किस तरीके से समझेंगे। ये एक ऐसा पोर्शन है यूनिवर्स का जिसको सिलेक्ट किया हुआ है फॉर सम इन्वेस्टिगेशन या फॉर स्टडी ऑफ फ्रॉम थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू, जिसे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। और ये एसेंशियली किस तरीके का होगा, मैक्रोस्कोपिक वन। ये जो पोर्शन होता है यूनिवर्स का, इसके अलावा जो बच गया है पोर्शन, ठीक है ना, यूनिवर्स का जो पोर्शन, जो ये जो सिस्टम हमने लिया, इस सिस्टम के अलावा जो पोर्शन बच गया उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। क्लियर। अब ये जो सिस्टम होता है बेटा, ये भी 2 तरीके का होता है, एक होता है क्लोज्ड वन सिस्टम और एक होता है ओपन सिस्टम, ठीक है। क्लोज सिस्टम का क्या मतलब होता है, जहाँ पे सपोज हमने एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है और उस बाउंड्री में हमने कोई एक मैटर रख दिया है, ठीक है। तो जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वो उस बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, रिमेन फिक्स्ड, लेकिन जो एक एनर्जी है उसको अलाउ कर देते हैं टू क्रॉस द बाउंड्रीज, ठीक है ना। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। क्लियर। नाउ देखते हैं ओपन सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम पता चल गया, जहाँ पे मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, जस्ट एनर्जी का एक्सचेंज होता है विद इन द बाउंड्रीज। क्लियर। नाउ कम्स टू ओपन सिस्टम। जो ओपन सिस्टम होता है बेटा, उसमें बोथ द क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड एनर्जी आर परमिटेड टू क्रॉस द चूजन बाउंड्रीज, यानी कि जो भी हमने बाउंड्रीज को चूज किया है उन बाउंड्रीज में मैटर भी और एनर्जी भी दोनों का एक्सचेंज होता है, उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। एक और तरीके के सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम, और ये क्या होता है, सिस्टम फॉर विच ऑल इंटरैक्शंस विद द सराउंडिंग आर निगलेक्टेड, यानी कि जितने भी सराउंडिंग है उनके साथ में जो भी इंटरैक्शन होता है उसको अगर निगलेक्ट कर देते हैं हम, तो उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट का मतलब होता है ना अलग से हो जाना, आइसोलेट हो जाना यानी कि अलग से हो जाना। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम भी क्या हो गया, वो जो भी उसके सराउंडिंग है उनसे वो इंटरैक्शन नहीं करता है। क्लियर। Such systems have fixed mass and no work or heat interaction takes place across its boundaries. Clear? समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। क्लियर। अब हम बेटा 1 by 1 2-3 कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि दीज आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्दर जो भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए इन टर्म्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आता है स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई जो भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के लिए हम स्टेट को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि ये कंडीशन है, कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द वैल्यूज ऑल इट्स मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स। ऐसी कंडीशन जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम
कि मतलब ऐसी कंडीशन जो करेक्टराइज कर देती है उसके ऑल वैल्यूज़ को, मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को, विच हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग द सिस्टम, और वो फिर हेल्प करती है उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने में, यानी कि उसकी स्टेट, कि भाई वो अब किस स्टेट में है, वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है या टेम्परेचर कांस्टेंट, ये स्टेट होगी ना, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं कंडीशंस। देन कम्स प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है कि कोई भी जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर विद द पॉसिबिलिटी ऑफ हीट और वर्क इंटरैक्शन बाउंड्रीज पे, उसे हम बोलते हैं प्रोसेस, ठीक है। यानी कि अब हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना सिस्टम का। देन कम्स प्रॉपर्टीज, जो भी पैरामीटर्स होंगे विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ स्टेट और कंडीशन ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज, और ये भी दो तरीके की होती हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्लियर? नाउ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। तो सबसे पहले हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को समझते हैं, देन हम जीरोथ लॉ पे जाएंगे, ठीक है ना। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या, इक्विलिब्रियम पता है ना बेटा आपको, चलिए अब पता चल जाएगा जब हम इस स्टेट को समझेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा स्टेट है इन विच अ कलेक्शन ऑफ मैटर एक्सपीरियंसेस नो मोर चेंज इन ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। क्लियर? यानी कि एक ऐसी स्टेट आ जाना जहाँ पे जाके सारी की सारी जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी, या फिर हम बोलेंगे एक्सचेंज, जैसे कि टेम्परेचर हम बोलते हैं, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी टेम्परेचर एक्सचेंज होता है या ट्रांसफ़र होता है, जब दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम कंडीशन पे आ जाता है, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ जो टेम्परेचर है या डिग्री है वो क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। तो वो स्टेट कौन सी है, उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। क्लियर? ये जो होती है ये तीन तरीके की होती है। सबसे पहले आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है ये एक ऐसी स्टेट है सिस्टम की इन विच नो अनबैलेंस्ड फोर्स इज लेफ्ट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। क्लियर? देन कम्स थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल आ गया तो टेम्परेचर से रिलेटेड होगा, इसका मतलब जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो बैलेंस होगा बाय दैट ऑफ द सराउंडिंग से। थर्ड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि जो केमिकल कंपोजिशन है सिस्टम का वो अनचेंज्ड रहेगा। क्लियर होगी? तो ये था इक्विलिब्रियम जो कंडीशंस हैं या स्टेट्स हैं हमारी, वो थर्मोडायनेमिक्स की। क्लियर? अब हम सीधा आते हैं जीरोथ लॉ पे। अब जीरोथ लॉ को समझने के लिए बेटा आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाना चाहती हूँ, ठीक है। वो देखते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको फिगर? इस फिगर में क्या किया गया है बेटा, यहाँ पे माना गया है कि सपोज दो सिस्टम्स हैं, ठीक है ना, जो कि एक एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड है। क्लियर? एडियाबैटिक वॉल से सेपरेटेड है, इसका मतलब कि वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट जो है वो नहीं हो सकती है इन दोनों के बीच में। क्लियर? लेकिन ये दोनों सिस्टम एक और सिस्टम से सेपरेटेड हैं, एक डायाथर्मिक वॉल से, जिसे वो हमने W' नाम दिया है। डायाथर्मिक वॉल का मतलब क्या है कि वहाँ पे फ्लो ऑफ हीट जो है वो इजीली हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, अब हीट फ्लो करेगी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। समझ में आ गया? यानी कि एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये तीनों सिस्टम जो है वो सेम स्टेट में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है, सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम है विद सिस्टम सी। क्लियर? अगर हम रिप्लेस कर देते हैं एडियाबैटिक वॉल बिटवीन ए एंड बी बाय अ डायथर्मिक वॉल, तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में भी नो एक्सचेंज अकर्स इन द सिस्टम ए एंड बी। इट शोज क्योंकि पहले से ही वो क्या आ गए, वो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर दो सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. Clear? और इसी को हम बोलते हैं zeroth law of thermodynamics. एक बार फिर से बताती हूँ, if two system यानी कि A is in equilibrium with C, B is also in thermal equilibrium with C, then A and B
are also in thermal equilibrium with each other. Clear? The state of thermal equilibrium between two systems may be specified by associating a parameter. वो पैरामीटर क्या है यहाँ पे? That is called as temperature. Clear बेटा? समझ में आ गया zeroth law? अब हम कुछ थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस के बारे में जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आप वैसे तो आपने पढ़े भी हुए हैं, लेकिन हम फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं और इन्हीं पे पूरी यूनिट ये डिपेंड करती है. अब आपको ये याद रखनी है क्या इनमें एक्सचेंज होता है, क्या इनमें टर्म कांस्टेंट रहता है. क्लियर? तो सबसे पहले वाली जो टर्म है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस. अब आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होगा? ये वो प्रोसेस है विच टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. इसमें क्या होता है? टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट. जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस और बॉइलिंग ऑफ वाटर, इन दोनों ही केसेस में जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा सेम रहता है. क्लियर? ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस ये नेसेसरी होता है कि जो सिस्टम और जो सराउंडिंग है उनके बीच में हीट एक्सचेंज करें. ठीक है? और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन शो करती है आइसोथर्मल प्रोसेस को. पी वी इक्वल्स टू हमेशा कांस्टेंट रहेगा. पी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को और वी रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को. क्लियर? अब यहाँ पे जो सेकंड टर्म आती है बेटा वो है एडिएबैटिक प्रोसेस. एडिएबैटिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हीट का एक्सचेंज ना हो बिटवीन सराउंडिंग एंड सिस्टम. क्लियर? और ये जो प्रोसेस होता है इसमें सिस्टम परफेक्टली इंसुलेटेड होता है फ्रॉम द सराउंडिंग. ये इसकी इक्वेशन है जिससे हम एडिएबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं. पी वी रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पे गामा क्या है? वो रेशियो है स्पेसिफिक हीट्स का. ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. थर्ड वन इज आइसोकोरिक प्रेशर. अब आइसोकोरिक प्रेशर में क्या होता है? प्रोसेस में क्या होता है? सॉरी, जब भी कोई गैस अगर हमने एक नॉन एक्सपैंडिंग चैम्बर में रख दी है, नॉन एक्सपैंडिंग मतलब वो एक्सपैंड नहीं हो सकता है. ठीक है? तो वहाँ पे जो हीट सप्लाई जो होगी दैट विल चेंज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस. तो उस हीट की वजह से प्रेशर में भी चेंज आएगा, टेम्परेचर में भी चेंज आएगा. ठीक है? सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रेशर. लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम जो है दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट. क्लियर? और जो वर्क डन होगा उस गैस के ऊपर विल ऑल्सो बी जीरो एज वॉल्यूम चेंज इज कांस्टेंट. क्लियर? नाउ फोर्थ वन इज आइसोबेरिक प्रोसेस. आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है. क्लियर? अब आते हैं बेटा जीरोथ लॉ हमें समझ में आ गया. अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हमें पता है कि जो होल ब्रांच है थर्मोडायनामिक की वो बेसिकली दो फंडामेंटल लॉज पर डिपेंड करती है, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ. जो फर्स्ट लॉ होता है वो कंसर्न होता है विद एनर्जी रिलेशंस, वाइल सेकंड लॉ जो होता है वो कंसर्न होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. Now, to understand this first law of thermodynamics, we consider a gas which is enclosed in a cylinder, जिसके जो walls हैं they are non-conducting and piston, लेकिन जो उसका बॉटम है सिलेंडर का that is conducting. Okay, let the gas absorbs an amount of heat जो कि एक डेल्टा Q अमाउंट की है. एक हीट सोर्स है उसने एब्जर्व किया, और ये जो हीट एनर्जी है इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन टू वेज. First one is to increase the temperature or the internal energy, and second to do the work against the external pressure on the piston. Clear? So if we'll apply the conservation law of energy, we'll get an equation. ये है उसके फॉर्म. क्लियर? तो डेल्टा क्यू को हम दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और एक वर्क डन करने में उस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में. क्लियर? तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ अब इस मैथमेटिकल फॉर्म को देखते हुए वी कैन ऑल्सो राइट इट स्टेटमेंट. ठीक है ना? देखिए एक एक स्टेप समझो और इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो. इफ सम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन to a system, then this given amount of heat is equal to the sum of increase in internal energy and the work done by the system. Clear? Now हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी लिख सकते हैं, वो ये हो जाएगी. क्लियर है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडरस्टैंडेबल है. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन प्लीज मैसेज मी. नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे बेटा. वो लिमिटेशंस क्या हैं वो वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले तो ये जो लॉ है वो ये
परमिट करता है कि जो हीट है इट कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, यानी कि हॉट टू कोल्ड एंड कोल्ड टू हॉट। बट क्या रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं। रियलिटी में जो हीट होती है वो हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। इसका मतलब ये जो लॉ है वो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है। एक तो ये हो गई इसकी लिमिटेशन। सेकंड वन, जो क्वांटम हीट होती है जो कि चेंज होती है इनटू वर्क, उसके बारे में ये लॉ कोई भी आइडिया नहीं दे पाता है। ठीक है, तो दीज आर इट्स लिमिटेशंस। अंडरस्टैंड? तो ये बेटा हमने अभी तक आज के लेक्चर में जो भी हमने किया है वो हमने सिर्फ रिवीजन किया है, जो आप ऑलरेडी नोन हैं आप इन सारे टॉपिक से। ठीक है, तो जो भी सिलेबस का पार्ट है वो अब हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस की है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? तो इसको एक बार रीड करो, समझो, और कोई भी डाउट होता है तो मैसेज में। ओके, टेक केयर।